नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। नविका कुमार इंटरव्यू कर रही थी गृह मंत्री अमित शाह का। सवाल ईवीएम पर पूछा गया। अमित शाह ने कहा कि सुबह 6 बजे से लेकर और रात्रि में 1 बजे तक अगर आप देश के लिए जीना शुरू कर दें, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता करते हैं और कार्यकर्ता करते हैं, और व्यक्तिगत रूप से अपने लिए जीना बंद कर दें, तो ईवीएम से जिनको शिकायत रहती है उनके पक्ष में वोट निकलने शुरू हो जाएंगे। जिस समय मैं बात कर रहा हूं और जिस समय यह प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब से करीब 1.5 घंटा पहले तारीख बदल चुकी थी जब अमित शाह जेपी नड्डा के घर से निकले हैं। और इतनी देर रात तक क्या चर्चा हो रही थी, क्या बातें हो रही थी? क्योंकि आज वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया जाना है और उस पर 8 घंटे की चर्चा प्रस्तावित है। तो जाहिर है फ्लोर पर क्या क्या होगा, किसको किस मुद्दे पर बोलना है। मुद्दा तो सबको पता है कि वक्फ का मुद्दा है, लेकिन वक्फ के मुद्दे पर भी पार्टी के भी और जो सहयोगी दलों के नेता हैं वो भी कौन कौन से जो बिंदु हैं उनको हाईलाइट करेंगे और ये असदुद्दीन ओवैसी जैसों को और जो वक्फ की संपत्तियों पर काबिज हैं, जो उनसे मुनाफा ले रहे हैं, जो उनसे फायदे ले रहे हैं, ऐसे नेताओं को भी, ऐसी संस्थाओं को भी, ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों की लीडरशिप को भी एक्सपोज कौन कौन करेगा और किस किस तरीके से करेगा, कौन से आंकड़ों और कौन सी जानकारी के साथ करेगा, और वो जानकारी सारी ऑथेंटिक होंगी। यानी जो विपक्षी दल और उनके नेता सरकार पर ये आरोप लगाते आ रहे हैं पिछले कुछ महीनों से कि साहब वो मुसलमानों से उनकी संपत्ति छीन लेना चाहती है, वो मस्जिदें छीन लेना चाहती हैं, और वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं वो सारी व्यवस्थाएं सरकार अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में लेना चाहती हैं। तो सरकार की तैयारी एक्चुअल में ये है कि इन पर जबरदस्त अटैक किया जाए, प्रमाणों के साथ, दस्तावेजों के साथ किया जाए, इन सबको एक्सपोज किया जाए कि ये सरकार पर इस तरह के ब्लेम क्यों लगा रहे हैं, इसके पीछे की मूल वजह क्या है, और किस तरीके से वक्फ की संपत्तियों के साथ इन्होंने न केवल छेड़छाड़ की है, उसको खुर्द-बुर्द किया है, उसका बेजा इस्तेमाल किया गया है, उससे पैसे कमाए गए हैं। और दिल्ली का तो एक उदाहरण जिसमें केस भी हुआ, जिसमें गिरफ्तारी भी हुई, वक्फ की संपत्तियों को आम आदमी पार्टी के एमएलए ने किस तरीके से लीज पर दिया, 99 ईयर्स की लीज पर, और किस तरीके से बड़ा पैसा कमा करके उससे देश के भीतर भी और विदेशों में भी संपत्ति खरीदी गई, बनाई गई, वो एक उदाहरण है। मैंने केवल आपको एक संकेत दिया है दिल्ली का। ये पूरे देश में यही खेल चल रहा है। और वक्फ की संपत्तियों से जुड़ा हुआ जो कानून अब लाई है सरकार, इससे पारदर्शिता भी आएगी, इससे निगमन का काम भी होगा, इससे बहुत सारे चेहरे बेनकाब भी होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वक्फ की जो अवधारणा थी, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों का कहना है कि इसको बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाना चाहिए, ये असंवैधानिक है, मनमाना
मनमानी व्यवस्था की गई थी, मनमाना कानून था और संविधान से भी ऊपर करके इनको रखा गया, क्योंकि इनके लिए जो एक न्यायिक अधिकरण बनाया गया है, वहां पर जो फैसला हो जाता है उसको किसी कोर्ट में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। बहरहाल अब नए प्रावधान तो आ रहे हैं। तो अमित शाह अगर देर रात तक जाग करके अपने पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट के यहाँ माथापच्ची कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, ठोक बजा करके ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जितने भी सहयोगी दल हैं उनका पूरा समर्थन, पूरा सहयोग सदन के भीतर दिखाई दे और किसी भी तरह की कोई हील हुज्जत ना रहे, यानी आराम से ये पारित हो जाए। तो आप अंदाजा लगाइए साहब कि इन लोगों को जो जीत दर जीत मिलती हैं राज्यों में, क्या उन पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा सकता है? ये निजी मामला है जिसका खुलासा मैं कर रहा हूं, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है। मैं अमित शाह के साथ एक लंच में था और भी बहुत पत्रकार थे, और जब लंच परोसा जा रहा था उससे ठीक पहले उनकी टीम के एक सदस्य आए और उनको इंसुलिन दी गई। तब तक मुझे मालूम नहीं था कि अमित शाह हाई डायबिटिक हैं। तो मैंने मालूम किया तो पता लगा कि हाँ, वो हाई डायबिटिक हैं और उनको इंसुलिन लेनी पड़ती है। और ये कई साल पहले की बात है। जो आदमी रक्तचाप या मधुमेह से ग्रस्त हो और उसके जो काम करने के घंटे हैं, देश के प्रति जो समर्पण है और जो पार्टी के प्रति और सरकार अपने दायित्वों के प्रति जो अनुशासन की भावना है, वो एक मिसाल है। मिसाल है उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और दूसरे नेताओं के लिए भी, और अगर विपक्ष के नेता भी कुछ सीखना चाहें तो उनके लिए भी। तो संसद में पूरी तैयारी के साथ मोदी सरकार इस बिल को लेकर के आ रही है। जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है उसमें देर रात तक भी एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की, फैलाने की चेष्टाएं की जा रही थी, ये कह करके कि अभी नीतीश बाबू ने पटना में जेडीयू के नेताओं की मीटिंग बुलाई है, पता नहीं इसमें क्या होने जा रहा है। जेडीयू के प्रवक्ता हैं केसी त्यागी, उनका अलग बयान आया है, और कर्पूरी ठाकुर के बेटे जो हैं रामनाथ ठाकुर, उनका अलग तरीके का बयान आया है। संजय झा ने बीच की लाइन ली है और बड़ी संशय की स्थिति है कि जेडीयू इस मामले में कहीं प्रेशर में तो नहीं आ गई है मुस्लिम वोटों को सोचते हुए। मैंने एक अलग प्रोग्राम में ये बताया था कि अभी 3 दिन पहले अमित शाह पटना में ही थे, बिहार में ही थे। उनकी नीतीश बाबू से मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, सारी चीजें तय हुई हैं। जनता दल यू हो, टीडीपी हो, इन सब की कुछ सुझाव थे कि इस बिल में ये कर लिए जाएं, और जो जानकारी मिल रही है वो सुझाव माने गए हैं। तो इसके बाद ये जो मीडिया में राग चल रहा है, संशय बताई जा रही है, असमंजस बताया जा रहा है और तमाम तरह की झूठी खबरें चलाने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे का मकसद आखिर क्या है? और देखिए, देर शाम ये टीडीपी और जनता दल यू दोनों के व्हिप जारी हो गए अपने सांसदों के लिए कि हम इस बिल का समर्थन करेंगे, सभी सांसद सदन में रहेंगे और सरकार के साथ मजबूती से खड़े होंगे।
ये दोनों के पत्र, दोनों के व्हिप जारी हो गए। इसके बाद कोई गुंजाइश है किसी तरह की अटकलबाजी लगाने की, लेकिन ये अटकलें चल रही हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी हो, शरद पवार की पार्टी हो, उद्धव ठाकरे की हो, ममता बनर्जी की हो, या इनके जो दूसरे सहयोगी दल हैं उनके सांसद हों, इन सब ने जो इंडी अलायंस है, इन सब ने मिलकर के पहले दिन शाम को, यानी मंगलवार की शाम को मीटिंग की। और इस बजट सत्र में ये पहली मीटिंग है इनकी कोऑर्डिनेशन की, फ्लोर मैनेजमेंट की, कि क्या करना है। और इनकी चिंता बाकी सब चीजें नहीं है, इनकी चिंता अपना मुस्लिम वोट बैंक है, सबका वो साझा चिंता है। तो वहां तक ये मैसेज कैसे पहुंचाया जाए कि साहब हमें आपकी बहुत चिंता है, सरकार तो बिल ला रही है, संशोधन कर रही है, उसको पास कराने की पूरी कोशिश करेगी, हो ही जाना है, संख्या का कोई संकट भी नहीं है, और संकट तो सरकार के सामने भी नहीं है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या गृह मंत्री अमित शाह को कोई सरकार गिरने का खटका भी नहीं है, खतरा भी नहीं है, और भय भी नहीं है। उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इस मुद्दे पर अगर सरकार को खतरा पैदा करने की कोशिश की गई तो जो खतरा पैदा करेंगे उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत होने वाली है, और दूसरे दूसरे दलों के लिए भी। अभी जनवरी फरवरी में ही तो जनवरी में ही एक सर्वे आया था, और उसमें कहा गया था कि आज की तारीख में, यानी जून 2024 से जनवरी 2025 के बीच में ही नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में इतना इजाफा हो गया है, इतना उछाल आ गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी जून 2024 में 240 सीटों पर ठहर गई थी, अटक गई थी, आज चुनाव हो जाए तो वो 283 सीटें जीत लेगी, और जो एनडीए 293 सीटों पर था वो 333-34 सीटें आराम से जीतेगा। यानी इनको पूर्ण बहुमत हासिल हो जाएगा। कोई खतरा लेगा? अखिलेश यादव के 37 जीत करके आए थे, वो खतरा लेंगे? ममता बनर्जी के 29 जीत करके आए थे, वो खतरा लेंगी क्या चुनाव कराने का? और उनकी संख्या घटनी ही घटनी है। इसी तरह हरियाणा में 5 घटी थी, राजस्थान में करीब 8 घट गई थी, महाराष्ट्र में बड़ा नुकसान हो गया था। कौन है इनमें से जो मध्यावधि चुनाव चाहेगा? और सरकार अगर आप गिराने पर आमादा है भी, तो क्या वैकल्पिक सरकार के गठन के लिए आप तैयार हैं? आप इस स्थिति में हैं कि सरकार दे सके इस देश को? तो नहीं दे सकते, क्योंकि संख्या बल नहीं है। ये सारी चीजें विपक्षी दलों के नेता भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इसलिए 12 बजे वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किए जाने से पहले हो हल्ला भी होगा, हंगामा भी होगा, सारी चीजें होंगी। लेकिन जब बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा उस समय थोड़ा बहुत हंगामा, शोर शराबा, बहिर्गमन, तमाम जो इनके तौर तरीके हैं, प्ले कार्ड शो करना, वो सब दिखाएंगे। लेकिन एक बार जब चर्चा शुरू हो जाएगी उसके बाद इनके लिए बगले झांकने के अलावा कोई दूसरा काम बचेगा नहीं, क्योंकि तैयारी गवर्नमेंट की इतनी जबरदस्त है, दस्तावेज इतने जुटा लिए गए हैं, प्रमाण इतने हैं, और इनके चेहरों से नकाब उतार फेंकने के तमाम उनके पास वाजिब कारण हैं। तो केवल वक्फ संशोधन बिल पेश करने और पारित करने तक मामला सीमित नहीं है। जो पाला खींच करके लड़ रहे हैं और जो लगातार बरगला रहे हैं इस पूरी कम्युनिटी को केवल वोट बैंक के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए, उनको जो गुमराह किया जा रहा है, इन सबके चेहरे एक्चुअल में सरकार
बेनकाब करने की तैयारी के साथ सदन में आने वाली है। और इसके बाद इनकी क्या हालत होगी, वो हम भी देखेंगे और आप भी देखिएगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।